हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट्स को फ्यूचर प्रूफ रखना चाहते हैं। नाउ बाय सेइंग दिस आई मीन ऐसे स्टॉक्स में या एसेट्स में इन्वेस्ट करना जो आने वाले फ्यूचर्स में हमें अच्छे रिटर्न देने का पोटेंशियल रखते हैं। एंड टू फाइंड सच स्टॉक्स और इन्वेस्टमेंट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आने वाले फ्यूचर में क्या थीम्स होने वाली हैं, हम उन पर फोकस करें और उसके बाद उन थीम्स में से हम अपने लिए फ्यूचर प्रूफ स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं। अगर हम इंडिया के अंदर इन थीम्स की बात करें तो अभी जो थीम्स चल रही है फ्यूचर प्रूफ इन्वेस्टमेंट्स के लिए, दे आर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज एआई, हेल्थ केयर इनोवेशन, साइबर सिक्योरिटी एंड रिन्यूएबल एनर्जी। और आज के इस वीडियो में हम रिन्यूएबल एनर्जी पर स्पेशल फोकस करने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप अपने लिए रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कैसे अपने इन्वेस्टमेंट्स को फ्यूचर प्रूफ बना सकते हैं, बिकॉज रिन्यूएबल एनर्जी इज फ्यूचरिस्टिक एंड इट इज गोइंग टू बी द थीम फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन द अपकमिंग ईयर्स। नाउ एज यू नो कि ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स हमारे प्लैनेट अर्थ पर काफी ज्यादा इंक्रीज होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हीट वेव्स आ रही हैं, काफी ज्यादा गर्मी बढ़ गई है। एंड एज पर नासा भी समर 2023 वाज द हॉटेस्ट समर फ्रॉम 1980 ऑन द प्लैनेट अर्थ। नाउ यू नो कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड सच ग्लोबल वार्मिंग इश्यूज, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है वो है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और फॉसिल फ्यूल्स। And that is why to reduce our dependence on renewable sources of energy and to cater the global warming issues काफी ज्यादा important है कि हम अपना focus non-renewable energy पर रखें और green energy को promote करें। And that is what makes it the theme for investment in the year 2024. Now when we talk about renewable sources of energy, तो इसमें काफी सारे sources of energy आते हैं, जैसे कि wind energy हो गया, solar energy हो गया, biomass energy हो गया and hydropower. Now अगर हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पर शिफ्ट करते हैं तो वी आर बीइंग रिस्पांसिबल अबाउट आवर एनवायरनमेंट आल्सो एंड इट कैन क्रिएट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस इन्वेस्टर्स टू गेट गुड रिटर्न्स फ्रॉम ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स। सो इन टुडेज वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट व्हाई यू शुड इन्वेस्ट इन ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स एंड हाउ कैन यू पिक बेस्ट ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स फॉर योरसेल्फ। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्यों हमें रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में इन्वेस्ट करना है और क्यों ये हमारी फ्यूचर की थीम होने वाली है, साथ ही साथ कैसे आप अपने लिए इस थीम के अंडर बेस्ट स्टॉक्स को पिक कर पाएंगे। सो फर्स्टली व्हाट मेक्स रिन्यूएबल्स अ पावरफुल थीम फॉर इन्वेस्टमेंट। सो अकॉर्डिंग टू IBEF रिन्यूएबल एनर्जी रिपोर्ट, इंडिया हैज लो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज कंपेयर्ड टू इट्स रिक्वायर्ड एनर्जी नीड्स ड्रिवन बाय अ ह्यूज पॉपुलेशन एंड अ रैपिडली इंक्रीजिंग इकोनॉमी। इसका मतलब है कि इंडिया के अंदर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी अभी सफिशिएंट नहीं है अगर हम उसे उनकी पॉपुलेशन की डिमांड से कंपेयर करें। मतलब एक लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन द नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। ऑल्सो लाइक वी नो कि हम एज अ इकोनॉमी काफी ज्यादा रैपिडली ग्रो कर रहे हैं एंड एज वी नो दैट इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी, इस रैपिड ग्रोथ को फुलफिल करने के लिए हमें रिन्यूएबल एनर्जी की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि एनर्जी नीड्स फुलफिल करने के लिए हमें नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। India has set a target to reduce the carbon intensity of the nation's economy by less than 45% by the end of the decade. Also, the non-conventional energy space in India has become highly attractive for investors and received an FDI inflow of $15.36 billion rupees between April 2000 and September 2023. इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2016 से फाइनेंशियल ईयर 2024 तक इंडिया की इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल energy capacity has grown at a CAGR of 15.40%. But by the year 2030 हम ये expect कर रहे हैं कि इंडिया की ये इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को हम इंक्रीज करने वाले हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट भी काफी सारी अपनी नई नई पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन से रिन्यूएबल एनर्जी को काफी ज्यादा प्रमोट कर रही है। Government policies like $2.4 billion National Hydrogen Mission, PLI scheme in solar PV manufacturing, rooftop solarization of 1 crore household are such policies which are promoting renewable energy at front foot. अब हमें ये तो पता चल गया कि आखिर क्यों इन्वेस्टमेंट्स के लिए हमें renewables पे स्पेशल फोकस करना है, but how are we going to find stocks for ourselves in this renewable sector for better returns?
तो चलिए इसे 3 स्टेप से समझते हैं। सबसे पहला स्टेप, आपको अपने लिए कंपनीज को फिल्टर आउट करना है। 1000 मार्केट कैप से नीचे जितनी भी कंपनीज हैं उनको आपको फिल्टर आउट कर देना है। इससे क्या होगा, इससे आप स्मॉल कंपनीज में इन्वेस्ट करने से बचेंगे। रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर ऐसी कंपनीज जिनका मार्केट कैप 1000 करोड़ रुपीस से नीचे है, आपको ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना है और उन्हें फिल्टर आउट कर देना है, क्योंकि ये स्मॉल कंपनीज होती हैं, इनके अंदर रिस्क काफी ज्यादा हो सकता है और हो सकता है कि आपको रिटर्न्स भी अच्छे ना मिले और आपकी कैपिटल भी चली जाए। Because even when renewable energy is going to be the theme for future, अगर आप ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो ज्यादा दिन तक आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं दे सकते। सेकेंड स्टेप की बात करें तो आपको ऐसी कंपनीज को फिल्टर आउट करना है जिनका डेट टू इक्विटी रेशियो 2 से ज्यादा है। अगर आपको नहीं पता कि डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है, तो डेट टू इक्विटी रेशियो ये बताता है कि एक कंपनी ने कितना पोर्शन ऑफ कैपिटल डेट से रेज किया हुआ है और कितना पोर्शन ऑफ कैपिटल इक्विटी से रेज किया हुआ है। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो 2 से ज्यादा है तो ये काफी बड़ा रेड फ्लैग है, जो कि ये दिखाता है कि एक कंपनी ने बहुत ज्यादा अमाउंट डेट के थ्रू रेज किया हुआ है। जब एक कंपनी ज्यादा अमाउंट डेट से रेज करती है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस का बर्डन काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, which can again lead to its decrease in profitability. So if you're finding stocks in this renewable sector, make sure कि आप ऐसी कंपनीज को अवॉइड करें जिनका डेट टू इक्विटी रेशियो 2 से ज्यादा है। Now the next step is that you need to remove companies जिनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 2 से ज्यादा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एक ऐसा रेशियो है जो हमें ये बताता है कि क्या कंपनी के पास इतनी अर्निंग्स हैं कि वो अपने इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को कंफर्टेबली पे कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी ने बहुत ज्यादा डेट लिया हुआ है तो उनका इंटरेस्ट एक्सपेंस काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, और ऐसे केस में अगर कंपनीज इनफ इनकम जनरेट नहीं करती हैं, इनफ प्रॉफिट जनरेट नहीं करती हैं, तो वो अपने इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को फुलफिल नहीं कर पाती हैं, एंड दैट लीड्स टू टेकिंग मोर डेट, जिस तरीके से कंपनी का डेट बर्डन काफी ज्यादा इंक्रीज होता जाता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन इंटरेस्ट एक्सपेंस, यानी कि अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट, व्हिच मींस डू यू हैव enough earnings to pay out your interest expenses. अब जब आप रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर कंपनीज में इन्वेस्ट करने जाएंगे तो आप एक चीज देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि थर्मल में ज्यादा फोकस्ड हैं, और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि होली रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर फोकस्ड हैं। आपको अपनी कंपनीज को पिक करना है कि आप कैसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम टाटा पावर का ले लें, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, दिस इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल। अगर हम टाटा पावर को एग्जाम्पल लेते हैं तो हम देखेंगे कि टाटा पावर मेजरली थर्मल के अंदर ज्यादा फोकस्ड है। वहीं अगर हम NHPC को लेते हैं तो NHPC इज होली फोकस्ड ऑन द रिन्यूएबल एनर्जी, एंड देन देयर आर कंपनीज जो कि थर्मल और रिन्यूएबल के अलावा भी सेक्टर्स में फोकस्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम BF यूटिलिटीज की बात करें तो ये इंफ्रा में भी काम करते हैं, एंड दे आल्सो हैव अ विंड एनर्जी पावर प्लांट। तो ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ऑपरेट करती है और ये रिन्यूएबल सेक्टर में भी ऑपरेट करती है। वहीं अगर हम फॉर एग्जांपल JVK पावर एंड इंफ्रा की बात करें तो ये थर्मल और रिन्यूएबल एनर्जी दोनों के अंदर फोकस्ड हैं। नाउ व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन रिन्यूएबल्स तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको दिमाग में जरूर रखनी चाहिए। सबसे पहले आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये जरूर समझना चाहिए कि कंपनी की रिन्यूएबल सेक्टर को लेके क्या विजन है और आगे क्या स्ट्रैटेजी है, और किस स्ट्रैटेजी से फ्यूचर में वो आगे अपने बिजनेस को बढ़ाने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगेन अगर हम टाटा पावर की बात करें तो ये जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और न्यू एज एनर्जी सॉल्यूशंस में काम करते हैं, और ये स्ट्रैटेजाइज करते हैं अपने बिजनेस को अंडर दीज सेगमेंट्स। नाउ द नेक्स्ट थिंग टू नोट इज द ROCE रेशियो, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। क्योंकि ये सेक्टर काफी ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, तो यहाँ पे ROCE रेशियो देखना काफी ज्यादा क्रूशियल हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आपको ROCE रेशियो जरूर देखना चाहिए। ROCE रेशियो इज EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, विच टेल्स यू कि कंपनी की कैपिटल में कितना पोर्शन डेट का है और कितना पोर्शन इक्विटी का है। The higher the ROCE, the better. Now the next thing to note is the company's PEG ratio.
पेग रेशियो क्या होता है? पेग रेशियो हमें ये बताता है कि कंपनी की फ्यूचर में होने वाली ग्रोथ कितनी हो सकती है। जैसे कि आप पीई रेशियो के थ्रू एक कंपनी के ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन को एस्टिमेट करते हो, पेग रेशियो के थ्रू आप ये आइडेंटिफाई करते हो कि कंपनी की ग्रोथ क्या होने वाली है फ्यूचर के अंदर, एंड यू डिसाइड दैट ऑन द बेसिस ऑफ पीई रेशियो। पेग रेशियो का फॉर्मूला होता है पीई रेशियो अपॉन अर्निंग्स ग्रोथ रेट। इफ यू विल रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स व्हाइल डूइंग योर ड्यू डिलिजेंस फॉर इन्वेस्टिंग इन रिन्यूएबल स्टॉक्स, तो आप बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। So that was it for today's video. I hope the video was helpful to you. अगर आप भी रिन्यूएबल्स के अंदर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर करिएगा और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। Thank you so much for watching. I'll see you in the next video.